हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में। स्टूडेंट, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने पुष्पों में परागण क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी विधियाँ, सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमें पढ़ना है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आइए शुरू करते हैं। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन का मतलब होता है कि जब आगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जंतुओं में, अगर जंतुओं की बात करें तो निषेचन में अंडाणु शुक्राणु भाग लेते हैं, और अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में परागकण से निर्मित नर युग्मक और बीजाणु में उपस्थित मादा युग्मक या अंडकोशिका के मिलने से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और देख लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, आपको पहले भी बताया गया कि जो युग्मक बनते हैं हमेशा क्या होते हैं, आगुणित होते हैं, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब आगुणित नर युग्मक और आगुणित मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन होना। इन दोनों के आपस में मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, और निषेचन के फलस्वरूप हमेशा एक नई संरचना बनती है जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जो कि हमेशा द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब इसमें गुणसूत्र पूर्ण जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक, तो अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है। पौधों में क्या होता है, पौधों में दो नर युग्मक बनते हैं। आवृतबीजी पौधों में दो नर युग्मक बनते हैं और एक अंडकोशिका होती है जो कि बीजांड में, जब वो दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो उसी को निषेचन कहते हैं। ये जो निषेचन प्रक्रिया है इसकी खोज की थी स्ट्रासबर्गन ने। स्ट्रासबर्गन ने इसकी खोज की थी। परागण की आगे प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया। हम लोगों ने परागण पढ़ा था कि किसी फूल का परागकण आके वर्तिका पर गिरता है। गिरने के बाद क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये किसी फूल का परागकण है, स्त्री केसर है, तो ये बना देंगे इसका पूरा स्त्री केसर। ये वर्तिकाग्र वाला भाग है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ये वर्तिका स्टाइल, और ये अंडाशय। ठीक, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये पार्ट हमने पढ़ा था। अब मान लेते हैं कहीं से आया, इसे परागकण गिरा, तो परागकण गिरेगा तो क्या होगा, इसका जो वर्तिकाग्र वाला भाग है इस पर कुछ शर्करायुक्त पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होता है शर्करायुक्त। तो परागकण क्या करेगा, इस पर गिरेगा, उस शर्करायुक्त पदार्थ को अवशोषित करके ये फूल जाएगा। परागकण फूल जाएगा, इस वर्तिकाग्र पर शर्करायुक्त पदार्थ को अवशोषित करके फूलेगा, और फूलने के बाद हम लोगों ने इससे पहले जब परागकण की संरचना पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसके दो लेयर होते हैं, दो चोल होता है, एक बाह्य चोल और एक आंतरिक चोल। तो इसका जो अंतः चोल होता है वो कैप्चर होगा, फूट जाएगा, और फूटने के बाद वो एक नई नलिका का निर्माण करके इसे हम पराग नलिका कहते हैं। ठीक, मतलब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा, मकरंद या शर्करायुक्त पदार्थ को अवशोषित करके फूलेगा, और फूलने के बाद उसकी भित्ति फट जाएगी, आंतरिक भित्ति इसकी एक नली के रूप में विकसित होगी, इसे हम पराग नली कहते हैं। ये देखते हैं फिर से पूरा होता क्या क्या है इसमें। परागकण इस पर आया, परागकण का अंकुरण हुआ, और अंकुरण के बाद परागकण का जो फूल के उसमें पराग नलिका निकलते हैं उसे कहते हैं परागकणों का अंकुरण। पराग नलिका निकलेगी, और पराग नलिका ये बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये परागकण है, इससे फूल के पराग नलिका निकली, और पराग नलिका पहुँचेगी कहाँ तक, बीजांड द्वार तक। ये पराग नलिका आ रही है, और पराग नलिका पहुँचेंगे यहाँ बीजांड द्वार तक। बीजांड द्वार तक पहुँचने के बाद ये प्रवेश करेगी भ्रूणकोश तक, भ्रूणकोश तक। ठीक, ये पराग नलिका यहाँ से निकलेगी अंकुरण होने के बाद और पहुँचेगी यहाँ तक
भ्रूणकोश तक, और भ्रूणकोश में पहुंचकर ये आगे की प्रक्रिया संपन्न कराएगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये किसी पौधे का वर्तिकाग्र है, मान लेते हैं कि गुलाब का ये पौधा होगा, वर्तिकाग्र होंगे उसके, अगर इस पे किसी दूसरे फूल का जैसे गेंदे का या गुड़हल का वर्तिकाग्र परागकण आके गिरेगा तो क्या अंकुरण होगा, क्या परागण होगा? फिर से देखते हैं कि जैसे गुलाब का वर्तिकाग्र है, गुलाब का पौधा है, अगर गुलाब के पौधे पर परागण हो गेंदे के फूल का या गुड़हल का फूल का, तो क्या परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी? नहीं होगी। तो इसका आंसर है कि परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि पौधा क्या करता है, वो अपनी जाति के परागणों को पहचानता है। पौधे के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे जाति के परागणों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करने देते। तो अगर इसी जाति का परागकण इस पर आएगा तभी परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, इसके अलावा दूसरी जाति के परागकण से परागण नहीं होगा। तो ये हो गया कि कैसे क्या होता है, परागकण आता है, परागकण का अंकुरण होता है, नलिका बनती है, इसे हम पराग नली कहते हैं, और पराग नली अंडाशय से होते हुआ पहुंचता है भ्रूणकोश तक। ठीक, और इस पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, जिसमें प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीय नर युग्मक कहते हैं। इन नर युग्मकों के बारे में पहले वीडियो में पढ़ाया गया था, आपको एक बार फिर से डिटेल में बता देते हैं। जिससे जब परागकण होता है परागकोश के अंदर, जब परागकोश निकलता है जब परागकण निकलता है परागकोश से, तो उस समय इसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक होता है वर्धी कोशिका और एक होता है जनन कोशिका। वर्धी कोशिका बड़ी होती है आकार में, जनन कोशिका छोटी होती है। वर्धी केंद्रक होता है और एक होता है जनन केंद्रक। ठीक, तो वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक होता है कब, जब ये परागकण पहुंचा है वर्तिकाग्र पर। जब परागण प्रक्रिया संपन्न हुई समय इसमें एक वर्धी केंद्रक था और एक जनन केंद्रक। जब परागण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब इसका अंकुरण हो जाएगा, तो ये जनन केंद्रक है, ये डिवाइड होगा दो भागों में और दो छोटे छोटे युग्मक या दो छोटी छोटी कोशिकाएं बनाएंगे, इसे हम नर युग्मक कहते हैं। यही दोनों नर युग्मक को यहाँ दिखाया गया है। दोनों नर युग्मक इसी परागनलिका से होते हुए पहुँचते हैं भ्रूणकोश तक, और कुछ समय बाद ये जो वर्धी केंद्रक है ट्यूब न्यूक्लियस से धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार परागनलिका का निर्माण होता है। अब आगे पढ़ते हैं निषेचन पौधों में कैसे होता है। आइए देखते हैं कि आविर्बीज पौधों में निषेचन होता कैसे है। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो परागनलिका बनती है, हम पूरा नहीं बना रहे हैं, तो इसी मेन चीज़ बना दे रहे हैं। ठीक, ये जो पराग नलिका बनती है वर्तिकाग्र से होता हुआ, इसमें दो नर युग्मक आते हैं, एक प्राथमिक नर युग्मक होता है और एक द्वितीयक नर युग्मक होता है। तो पराग नली द्वारा जो पहला नर युग्मक आता है वो अंड कोशिका से फ्यूज करता है, अंड कोशिका से निषेचन करता है। ये रही अंड कोशिका। प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका का निषेचन करेगा और निषेचन करके एक नई संरचना बनाता है, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। यह जाइगोट। प्रथम नर युग्मक जो है ये कहाँ पहुँचेगा, इससे होता हुआ पहुँचेगा अंड कोशिका के साथ, और प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका मिलेंगे और इस प्रक्रिया से एक नई संरचना बनेगी, इसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। अब प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन या संयुग्मन भी कहते हैं या सिंगैमी भी कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि कभी कभी निषेचन न पूछे, क्या पूछा जाता है कि आवृतबीजी पौधे में संयुग्मन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो संयुग्मन और निषेचन या सिंगैमी का दोनों मतलब एक ही है कि जब नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में फ्यूज करेंगे तो एक नई संरचना बनेगी, युग्मनज और जाइगोट या जाइगोट। यह हो गया निषेचन की पहली प्रक्रिया। अभी भी इसमें हम देखते हैं तो इसमें एक ये दूसरा जो है ये वाला नर युग्मक बचा हुआ है, ये फर्स्ट नर युग्मक है, ये सेकेंड वाला नर युग्मक है। ठीक, दूसरा नर युग्मक बचा हुआ है। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है ये
जब भ्रूण कोश में ये नली प्रवेश करेगी तो ये नली दूसरा युग्मक छोड़ देगा कहाँ पे, भ्रूण कोश के अंदर, और ये दूसरा नर युग्मक फ्यूज करेगा इस द्वितीयक केंद्रक के साथ। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करेगा और एक नई संरचना बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक, तो अभी हमने बताया कि ये निषेचन हो गया। अब आगे देखते हैं कि जब द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक फ्यूज करता है तब क्या होता है। द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक, जब ये फ्यूज करते हैं तो इनसे एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या इसे शॉर्ट में कहते हैं PEN। ठीक, जो द्वितीय नर युग्मक है और दूसरा केंद्रक जब आपस में फ्यूज करेगा तो नई संरचना बनेगा जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। अब इसके फ्यूजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं त्रिसंलयन या त्रिस्मेकन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक, उसको हम साधारण निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के फ्यूजन को त्रिसंलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि त्रिसंलयन क्यों कहते हैं। अब त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये जो प्राथमिक नर युग्मक है इसमें कितने गुणसूत्र हैं, इसमें आधे गुणसूत्र हैं, मतलब आगुणित अवस्था में है, गुणसूत्र n नंबर में है। जबकि जो द्वितीयक केंद्रक है, पहले भी पढ़ाया गया था आपको, द्वितीयक केंद्रक दो केंद्रकों से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसमें दो केंद्रक होंगे आगुणित, तो इसमें 2n नंबर में गुणसूत्र होगा। जब n नंबर और 2n नंबर के गुणसूत्र मिलेंगे, मतलब 3 गुणसूत्र मिल रहे हैं, इसलिए क्या कहा जा रहा है, त्रिसंलयन कहा जा रहा है। ठीक, तो n नंबर 2n नंबर गुणसूत्र 2n और n कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 3n नंबर। मतलब जो भ्रूणकोश होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है, क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब त्रिगुणित होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 3 गुनी होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, परागनलिका से आया हुआ प्राथमिक नर युग्मक अंडकोशिका से फ्यूज करके बनाता है जाइगोट या युग्मनज, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करके बनाता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। अब एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। ठीक, क्योंकि निषेचन 2 बार हो रहा है इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। दोहरा निषेचन पूछा था, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो हम बताएंगे कि जब परागकण का अंकुरण होता है, परागकण के अंकुरण के बाद परागनलिका बनती है, परागनलिका से होता हुआ प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक पहुँचता है भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर प्राथमिक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ क्रिया करके बनाता है युग्मनज, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करके बनाएगा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक, क्योंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार युग्मनज के रूप में, दूसरा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के रूप में, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन की प्रक्रिया की खोज की थी नवाश्चिन ने। नवाश्चिन नाम के वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन की प्रक्रिया की। आइए इसे और आसानी समझते हैं कि निषेचन या दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक नर युग्मक और अंडकोशिका ये दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ये भी n नंबर में है, मतलब आगुणित है, ये भी आगुणित है। आगुणित और आगुणित के मिलने से क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक, अब आगुणित और आगुणित मिले क्या बना, द्विगुणित
युग्मनज बना द्विगुणित। अब दूसरा देखते हैं, ये तो पहला हो गया जो पहली बार पढ़ा था हम लोगों ने। ये फिर दूसरा है कि द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो इन दोनों की फ्यूज होने से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। अब देखते हैं ये नंबर में है, आगुणित है, ये 2n नंबर में, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक मिले थे तो 2n और n ये मिल के बन गया 3n, त्रिगुणित। अब ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं सत्य निषेचन। इसे हम सत्य निषेचन कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, सत्य निषेचन कहेंगे कब? जब प्राथमिक नरयुग्मक अंडकोश का मिलेगी तो उसे सत्य निषेचन कहेंगे, और जब द्वितीयक नरयुग्मक को द्वितीयक केंद्रक मिलेगा तो त्रिसंलयन कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मिला के हम कहते हैं दोहरा निषेचन। इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन मतलब 2 बार निषेचन हुआ इसलिए दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन की खोज किसने की? अभी बताया गया आपको, नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने खोज की थी दोहरा निषेचन की। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखनी है कि दोहरा निषेचन जो होता है वो आवृतबीजी पौधों का बहुत प्रमुख लक्षण होता है। ठीक, आवृतबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण भी गिना जाता है क्या? दोहरा निषेचन। अब होता क्यों है दोहरा निषेचन? फायदा क्या है उसका? तो पहले निषेचन से तो बनता है युग्मनज। ठीक, और जो दोहरा निषेचन होता है इससे बनता भ्रूण भ्रूणपोष केंद्रक या PEN। यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण करता है और जो भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। जैसे दिखाई पड़ रहा है, भ्रूण मतलब भ्रूणपोष मतलब पोषण देना है यहाँ पे। तो ये भ्रूणपोष क्या होता है? जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है, बीज होता है, उसे पोषण देता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। अब तक हमने पढ़ा निषेचन। आइए देखते हैं निषेचन के बाद फूल में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन जब हो जाता है तो फूल के जो बाह्यदल, दलपुंज, बाह्यदल, दलपुंज सूख कर गिर जाते हैं। अधिकांश पौधों में सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों में, जैसे कि आपने बैगन देखा होगा, बैगन में से देखा होगा एक संरचना होती है ऊपर हरी हरी, तो बैगन का ये वाला भाग ये इसका बाह्यदल ही है। कुछ पौधों में बाह्यदल सूख कर नहीं गिरते बल्कि फल के साथ ही लगे रहते हैं। तो अधिकांश पौधों में निषेचन के बाद बाह्यदल और दलपुंज सूख कर गिर जाते हैं, कुछ में जैसे बैगन में, टमाटर में लगे रहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसके पुंकेसर ये भी सूख कर गिर जाते हैं। ठीक, स्त्रीकेसर का अधिकांश भाग सूख कर गिर जाता है। वर्तिका आगे सूख कर गिर जाते हैं। बचता क्या है? बचता है अंडाशय। तो पौधे का अंडाशय क्या होता है? फूल का अंडाशय ये परिवर्तित होकर फल बनाता है। ठीक, अंडाशय जब परिपक्व होता है तो फल का रूप ले लेता है। इसका जो बीजांड होता है ये बीज बनाता है। ठीक, अंडाशय परिवर्तित होकर फल बनाता है, बीजांड बीज बनाता है। बाकी बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर इस तरीके से सूख कर गिर जाते हैं। कुछ पौधों में बाह्यदल लगे होते हैं फल के साथ। तो ये तो हो गया पूरा पौधों में लैंगिक जनन का भाग। ठीक, अब कुछ टॉपिक और हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी भी जानना, उन्हें जान लेते हैं। जिसमें एक आता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन या इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, तो अनिषेक जनन का मतलब होता है जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें
आगुड़ित अंडे से ही, आगुड़ित मादा अंडे से ही नए भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब बिना निषेचन के नया भ्रूण बनता है आगुड़ित मादा अंडे से ही। आगुड़ित मादा अंडे से नए भ्रूण का निर्माण होना, नए भ्रूण का बनना ही क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। मतलब बिना जनन के ही जब नया भ्रूण बनता है तो उसी को कहते हैं अनिषेक जनन। बनता किससे है? तो बनता है मादा अंडे से। इससे जो फल बनता है, जैसे जो कुछ भी बनता है भ्रूण के बाद फल बनता है, वो भी क्या होगा? आगुड़ित ही होगा। ठीक, तो बिना जनन के ही जब नए भ्रूण का निर्माण होगा उसी को कहेंगे हम अनिषेक जनन। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये होती है धतूरे में, आलू में, धतूरा, आलू आदि में ये प्रक्रिया होती है अनिषेक जनन की। मतलब बिना निषेचन के ही नए भ्रूण का निर्माण। ये तो हो गया अनिषेक जनन। ऐसे एक प्रक्रिया और है इसे ही नाम से मिलती हुई, जिसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। दोनों शब्द हैं, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में। तो ये अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस होता है, अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी होता है। तो पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन का मतलब होता है कि कभी कभी पौधों में, कुछ पौधों में बिना परागण और बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। मतलब बिना परागण और बिना निषेचन के ही। ठीक, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना परागण बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होगा उसी को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फलन मतलब फल लगना, जनन मतलब नए भ्रूण का बनना। अगर हम अनिषेक जनन पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि बिना निषेचन के मादा अंडे से नए भ्रूण का निर्माण होगा। अनिषेक फलन पढ़ेंगे तो उसमें होगा बिना परागण बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। ठीक, तो अनिषेक फल में बिना निषेचन और बिना परागण के फल का निर्माण होता है, और जो फल बनता है वो बीज रहित होता है, फल में बीज नहीं होते हैं। ठीक, तो ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलनी कहते हैं। अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ठीक, जिसमें ऐसे फल जिसमें बीज नहीं बनते उन्हें अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ठीक, उदाहरण के रूप में प्राकृतिक रूप से है। कृत्रिम रूप से क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे कि टमाटर। अब कृत्रिम विधियों द्वारा बहुत सारे ऐसे पौधे उगाए जा रहे हैं जिनमें अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है विभिन्न केमिकलों के द्वारा। टॉपिक बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बहुभ्रूणता मतलब बहुभ्रूणता मतलब भ्रूण। जब किसी पौधे में, किसी बीज में या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया ठीक, जब किसी भी पौधे में एक से अधिक, ठीक, तो बहुभ्रूणता मतलब हो गया कि एक से अधिक भ्रूण का बनना, बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। अब ये बहुभ्रूणता होता क्यों है? तो जैसे मान लेते हैं कि एक युग्मनज है, निषेचन के बाद एक युग्मनज बना। अगर ये युग्मनज एक से अधिक भागों में बट गया तो जितने भाग में बटेगा उतने भ्रूण बनेगा और उतने ही बीज बनते चले जाएंगे। ठीक, तो जितने युग्मनज अलग अलग भागों में बटने के कारण बहुभ्रूणता की घटना होती है। एक से अधिक भागों में जब युग्मनज बटेगा तो उसी कारण बहुत सारे भ्रूण बनेंगे, जितने भाग में बटेंगे उतने भ्रूण बनेंगे। अब बहुभ्रूणता पाई किस में जाती है? तो अधिकतर ये पाई जाती है सिट्रेसी कुल के पौधों में। सिट्रेसी कुल के पौधों में, सिट्रेसी कुल में से नींबू, संतरा ये सब में पाई जाती है। देखा भी होगा आप लोगों ने कि इनमें बहुत सारे बीज होते हैं नींबू में, तो बहुभ्रूणता के एक एग्जाम्पल है। अब बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो बहुभ्रूणता की खोज की थी एंटिनो वान ल्यूएनहॉक ने।
एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीज में की थी, संतरे में की थी इसका खोज बहुणता की। आइए एक बार फिर से देखते हैं। बहुणता का मतलब जब किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण बनेंगे उसे कहते हैं बहुणता। बनता क्यों है? क्योंकि जब युग्मनज एक से अधिक भागों में डिवाइड होगा तो जितने भाग डिवाइड होगा उतने भ्रूण बनेंगे। उदाहरण है सिट्रेसी कुल के पौधे जैसे नींबू, संतरा, इसमें बहुत सारे भ्रूण बनते हैं। खोज करता है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। कब किए थे? 1791 में संतरे में इन्होंने उसकी खोज की थी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ये चैप्टर खत्म होता है। हो सकता है कुछ टॉपिक छूट गए हों क्योंकि वीडियो में सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ाना, पूरे टॉपिक को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने बुक से छूटा होगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा उस चीज़ों को। तो अब ये चैप्टर आज इसी के साथ खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो होगा मानव जनन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।